नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एस्टेशन तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, एक डरा हुआ राजा, एक डरा हुआ सम्राट और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन होने के बावजूद भी इस भारत देश के भीतर अगर शासक वर्ग डरा हुआ दिखाई पड़े तो उस डर की गूंज लखनऊ से लेकर पटना तक दिखाई दे रही है। उस डर की गूंज चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक दिखाई दे रही है और उस डर की गूंज रांची से लेकर के देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई पड़ रही है। और अब जो मोहन भागवत यह कहने की स्थिति में आ गए हैं, जब वो किसी न किसी रूप में कोई न कोई संकेत देते हुए जब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हो कि आखिरकार अलौकिक होना, आखिरकार दैवीय शक्ति के तरफ अग्रसर होने की कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षा रखता है, तो आगे न जाने क्या होगा। जब ये स्थिति देश के सामने आकर खड़ी हो गई है तो डर के आगे सत्ता गंवाने की जो एक पूरी की पूरी कह सकते हैं कवायद इस भारत देश में सत्ता पक्ष के सामने दिखाई दे रही है कि कभी भी सत्ता जा सकती है, तो वो डर सबसे आगे आकर के खड़ा होता है। अब इस डर को परिभाषित करने में मतलब कोई भी किसी भी रूप में अगर इसको परिभाषित करे, अगर इस डर को आप देखें तो 23 तारीख को बजट आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा के पटल के ऊपर बजट 23 जुलाई को रखी। उस बजट से इस भारत देश के मध्य वर्ग और एक गरीब लोगों को बहुत आस है, उस वर्ग को आस है जहां इस भारत देश में श्रमिकों की, मजदूरों की जो दर है, जो मजदूरी की दर है, वो कहते हैं नाइजीरिया शहर से भी बदतर हालत में। तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि निचली पायदान पे, आर्थिक रूप से निचली पायदान पे मौजूद लोगों को, मध्य वर्ग के लोगों को जो आस है उससे कहीं ज्यादा आस सरकार की बैसाखी बने हुए लोगों को भी है। अब बैसाखी कौन, एक बैसाखी बिहार से तो दूसरी बैसाखी आंध्र प्रदेश से यानी अमरावती से। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के बैसाखी के साथ साथ चुनावी राज्य तो मुंबई के भीतर है। इस भारत देश के आर्थिक इंजन कह सकते हैं, उस आर्थिक इंजन के सहारे लखनऊ और बिहार को जोड़ते हुए दिल्ली की सत्ता तक जो गुजरात लॉबी खुद को जोड़ती है और मुंबई की जगह अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी और पता नहीं क्या कुछ, यानी देश की आर्थिक राजधानी बनाने की जो पूरी कवायद शुरू की गई, उस कवायद में पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। पलीता तो सबसे पहले 4 जून को जब देश की जनता की ओर से लोकसभा चुनाव का नतीजा सामने आया, तो उस नतीजे में ही साफ दिख गया था कि बहुमत के आंकड़े से करीब 32 कम, और 32 कम होने के बावजूद सत्ता पक्ष अब अपने आप को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर रहा है कि न तो आंध्र प्रदेश की अमरावती की इच्छा पूरी होने वाली है, न ही बिहार के पटना की इच्छा पूरी होने वाली है, और वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दबाने का खेल भी शुरू हो गया। यानी बात बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की अगर करे तो न उनको विशेष राज्य की दर्जा मिलने जा रहा है, न ही उनके आरक्षण की, जो बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना के बाद आरक्षण को बिहार में बढ़ाया था, जिसपे पटना के हाईकोर्ट, बिहार के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस फैसले को रद्द कर दिया। उस फैसले को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। रही बात चंद्रबाबू नायडू की बात, तो उनके विशेष राज्य की दर्जे से विशेष पैकेज की बात है। हर मंत्रालय से उनके एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहिए कि उनके राज्य की स्थिति यानी माली स्थिति बहुत खराब है। यानी ये कहे कि ईडी अब पटना पहुंच चुकी है, और ईडी जब पटना पहुंची है तो स्वाभाविक सी बात है कि ईडी के निशाने पर 20 साल से बिहार की सत्ता पे काबिज सुशासन बाबू की सरकार है, तो उस सरकार के ब्यूरोक्रेट्स है, उस सत्ता में अलग अलग समय पे रहे हुए लोग हैं। तो आखिरकार डराने की कवायद इस दौर में किसे हो रही? क्या नीतीश कुमार डर जाएंगे ईडी से? क्या ईडी के माध्यम से जो कोशिशें जो गुजरात लॉबी जो पूरे भारत देश के भीतर करती रही है, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को डाला गया, संजय सिंह को डाला गया, पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई होती है, ईडी की कार्रवाई झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके हुई, जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई भूपेश बघेल तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही थी। महादेव ऐप को लेकर के जो पूरा का पूरा जो ड्रामा रचा गया था, क्या वो ड्रामा बिहार के आम जनता स्वीकार करेगी? और बिहार में नीतीश कुमार क्या उस ड्रामा को बर्दाश्त करने की स्थिति में है? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं होंगे। लेकिन ये तो ईडी की बात होती है, ईडी का खेल होता है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के सामने परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं है। उस भी इस गठबंधन के खूंटे से 23 जुलाई तक बंधे हुए, 23 जुलाई को बजट पेश होने के बाद जो खलबली मचने वाली है, उस खलबली के भीतर कौन बचेगा? इस गठबंधन के भीतर कौन इंडिया अलायंस के सबसे पहले उस जाएगा इंडिया अलायंस में,
अब वो भागम भाग शुरू होनी है। वो भागम भाग से पहले दिल्ली बहुत कुछ सेटल करना चाहता है। आखिर किस मामले में सेटल करना चाहता है? तो दिल्ली लखनऊ में अपने आदमी को बिठाना चाहता है। लखनऊ की सत्ता को दिल्ली एक स्वतंत्र और संवैधानिक रूप से, जो भारत देश के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है, उस शक्तियों के बंटवारा का पालन करने वाला मुख्यमंत्री की जगह एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बैठाने की जो पूरी कवायद है, उसकी पहली बुनियाद डाली जा चुकी है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ तक का दौर लगा रहे हैं। इन सब के आगे क्या BL संतोष, क्या JP नड्डा, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या यूपी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, क्या यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। बैठकें का दौर इस रूप में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार आधे से भी कम हो गई, क्या विधानसभा चुनाव में क्या साफ हो जाएगी? और हाफ और साफ के बीच एक और, तो जिस मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार पसंद नहीं करता, उस मुख्यमंत्री को हटाने की कवायद क्या इसी 23 जुलाई के से शुरू कर दी जाएगा? ये सवाल भी अपने आप में बहुत प्रासंगिक बना हुआ है। और प्रासंगिक इसलिए भी बना हुआ है कि क्योंकि प्रासंगिक सत्ता के ऊपर 240 सांसदों वाली सत्ता अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने में अब तब नाकाम साबित होते रहे। आखिर किसी भी प्रकार से अगर सरकार बना ली गई, सत्ता को बना ली गई, चिरस्थार करने की कवायद को आगे बढ़ाने के साथ साथ पार्टी के भीतर से, संगठन के भीतर से जो विरोध के स्वर जो सामने निकल करके आ सकते हैं, उस विरोध के स्वर को दबाने की गुंजाइश पहले दौर में ही कर लेने की जो पूरी कवायद है, उस कवायद के भीतर कहीं ना कहीं वो डर ही सामने दिखता है, वो हताशा ही दिखता है, वो निराशा ही दिखता है। और डर और हताशा के साथ साथ वो परिस्थितियां भी दिखती है कि कहीं पर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैकल्पिक नेतृत्व तो तैयार नहीं कर रहा है, और वहीं वैकल्पिक नेतृत्व की गुंजाइश बनती कहाँ है? वसुंधरा राजे, सबसे दमदार नेता राजस्थान के भीतर भारतीय जनता पार्टी के, उनको किनारे करके पर्ची से मुख्यमंत्री वहां निकाला गया। मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाया गया। छत्तीसगढ़ के भीतर रमन सिंह को किनारे लगाया गया। महाराष्ट्र के भीतर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों को साइड लगा दिया गया। एकनाथ खड़से को बड़े भूमिका नहीं दी गई। और ठीक इसी प्रकार से गुजरात के भीतर भी रबर स्टाम्प की तरह शासन चलाया जाता है। आखिर नए शासित राज्य ओडिशा, वहां पर भी जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति नहीं दिखाई देती है। और बात अगर हरियाणा की कर ले, तो हरियाणा के भीतर तो चुनाव के भीतर जिस प्रकार से माहौल बनता हुआ दिखता है, वह भी महाराष्ट्र के रास्ते जाते हुए दिखता है। तो इन सारी परिस्थितियों के भीतर एक और संगठन के भीतर से वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश, और वहीं वैकल्पिक नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नया प्रधानमंत्री और नए पार्टी अध्यक्ष ढूंढने की मंशा कुछ लोगों ने जो पाल रखा है, क्या उस मंशा को महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद पर लग जाएंगे? उन परिस्थितियों के भीतर जो सबसे ताकतवर सूबे पे काबिज, सबसे ताकतवर माने जाने वाला हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय है, वही दिल्ली दरबार को चैलेंज करने की स्थिति में होगा। दरअसल उस साइलेंस की परिस्थिति से बचने के लिए लखनऊ के भीतर बदलाव की कवायद को लगातार हवा दी जा रही है, और वही कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा हालात भी ऐसे बनाया जा रहा है जैसे ऐसा लग रहा है कि लखनऊ के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सारी समस्याओं का जड़ है और वहीं से निदान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिहार के पटना को क्यों छेड़ा जा रहा है? एक और घर के भीतर से भारतीय जनता पार्टी के भीतर से चुनौतियां उभर रही है, दूसरी तरफ सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी जो उससे छेड़ने की सवाल होते हैं। तो इसके पीछे क्या खेल है, क्या माजरा है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तरफ की भारतीय नेता के शीर्ष पे जो काबिज है, उनको ये भरोसा होना कि 240 पे अगर वो है तो वो 272 कभी भी पार कर जाएगी, कभी भी जुगाड़ कर लेगी, यानी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना। तो एक दौर में तो देश ने ये भी देखा है कि सरकार एक वोट से भी गिरी है। प्रमोद महाजन का वो फार्मूला, पेप्सिको का उस फार्मूला नहीं बनता, वो फार्मूला धरा का धरा रहता है। पेप्सी और कोक जो है तो बने रह गए, सरकार एक वोट से चली गई थी। अब सवाल ऐसे में उठता है कि आज के दौर में जब ये आत्मविश्वास मौजूदा सरकार के पास है कि सरकार तो किसी भी सूरत में केंद्र सरकार नहीं गिरेगी, तो फिर इतना डराया क्यों जा रहा है? ताकि अलायंस पार्टी टिके रहें,
लेकिन डरा धमकाकर के अलायंस पार्टी को कभी भी टिकाया नहीं जा सकता। तो इसके उलट एक दूसरी परिस्थिति ये भी बताती है कि दरअसल मौजूदा सत्ता भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बनी रहेगी, तो सत्ता बने रहने की सूरत में वैकल्पिक नेतृत्व पे जोर दिया जा सकता है। सत्ता छोड़ने का फरमान संघ की ओर से कभी भी आ सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के बाद। तो ऐसे में सत्ता छोड़ने का फरमान तभी आएगा, वैकल्पिक नेतृत्व की भूमिका तभी तैयार होगी देश में जब सत्ता हो। क्या इस सत्ता को नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं ही कुर्बान कर देना चाहते हैं, ताकि हम नहीं तो कोई और भी नहीं इस लोकसभा में भारतीय विपक्ष में भले ही चले जाए, लेकिन पार्टी के भीतर से कोई नितिन गडकरी, कोई योगी आदित्यनाथ, कोई राजनाथ सिंह या फिर कोई और प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंचे? ये भी कवायद तो कहीं सामने नहीं है कि सहयोगी दलों को ईडी के माध्यम से छेड़ा जा रहा है, चंद्रबाबू नायडू की मांग को अनसुना किया जा रहा है और देश के सबसे ताकतवर भाजपाई मुख्यमंत्री, जिसका चेहरा एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साए तले दबा हुआ नहीं है, उस मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर के तमाम तरह की खबरें लगातार आ रही है। कहीं ना कहीं ये सत्ता को कहते हैं राजनीतिक रूप से असुरक्षा का डर का सबसे बड़ा प्रतीक देखा जा सकता है, माना। और सत्ता जब राजनीतिक रूप से असुरक्षा की भावना से जब ग्रसित हो जाए, तो आप बखूबी सोच सकते हैं कि राजनीति किस प्रकार से जन कल्याण के मुद्दे के ऊपर, संसदीय व्यवस्था और संसदीय मर्यादाओं के मुद्दे के ऊपर और इन सब से आगे बढ़ करके इस भारत देश की अर्थव्यवस्था जो कोरोना काल के दौरान रसातल में मिल गई थी, और आज भी इस भारत देश के असंगठित क्षेत्र जहां रोजगार की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब कही जाती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए बजट में कोई पहल हो पाएगी क्या? जिस सरकार की आधी एनर्जी सरकार बचाने में जाएगी, वो सरकार भला बजट के ऊपर ध्यान देगी? वो सरकार भला आंध्र प्रदेश और बिहार की वित्तीय स्थिति को सुधारने पे ध्यान देगी? वो सरकार क्या भला इस भारत देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के ऊपर ध्यान देगी? क्या वो सरकार इस भारत देश के भीतर बेरोजगारी की स्थिति पे ध्यान देगी? क्या वो सरकार अग्निवीर के मुद्दे पे ध्यान देगी, या फिर किसानों की एमएसपी गारंटी के ऊपर ध्यान देगी? ये सारी बातें उस समय बेईमानी साबित होती है जब सत्ता को और सत्ता के रडार को सिर्फ और सिर्फ ईडी का ही सिग्नल दिखाई पड़े, केवल और केवल रबर स्टाम्प मुख्यमंत्रियों की